हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अब अभी से 20-25 दिनों तक आगे फरवरी के एंड तक इस चैनल पे अब फिर से डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ रैंडम टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके वीडियोस बनाएंगे। दो पर्पज़ है वीडियो बनाने का। पहला, जो एसएससी जेई के जो मेंस के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जो न्यूमेरिकल्स डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट लगता है, हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए, वो लोग यहाँ से देख करके उस न्यूमेरिकल्स में जो भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है, कैसे सॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी उनके प्रैक्टिस के ऊपर है। और सेकंड, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में, जो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी ये टॉपिक वाइज आपको ये वीडियो आएगा जो उनको हेल्प करेगा। अभी कोई सीरीज़ हम लोग नहीं चला रहे हैं कि कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसी के ऊपर हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम वीडियोज आएगा। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा शेयर इन बीम्स। बीम में जो शेयर आता है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में, उसके हम लोग आज जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक क्या होगा? अभी तक कॉलम डिज़ाइन है, तो अगर कॉलम डिज़ाइन स्टार्ट होता है तो कॉलम डिज़ाइन करेंगे। अगर शेयर में आज जितना भी न्यूमेरिकल हम आपके लिए सोच रहे हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर कॉम्प्रेशन मेंबर आएगा, कॉलम डिज़ाइन करेंगे। फिर फाउंडेशन हो सकता है, फिर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में से टेंशन मेंबर हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो बाय वीडियो अभी बताते जाएंगे। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, बस इतना है कि फरवरी के एंड तक आपको एटलीस्ट वीडियोस जो है वो आएंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेयर। अब शेयर में हम लोग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले आपको एक फॉर्मूला लिख के सारा दे देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। उसको डिराइव नहीं करेंगे, वो कहाँ से आया, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्योंकि शेयर के लिए भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो मेरा डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए गए हैं और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में वैरायटीज़ लेंगे, जिससे आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा वो उसके साथ साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बेसिक लिख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट है डिज़ाइन शेयर फोर्स। इसको हम लोग VU के नाम से जानते हैं। अब ये VU क्या होता है? V इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं V इंटू 1.5। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हम लोग लेके चलते हैं। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये कंक्रीट का वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। हम लोग जितना लोड आता है उसके हिसाब से 1.5 टाइम्स लोड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके हिसाब से जो शेयर फोर्स निकलता है वो शेयर फोर्स, डिज़ाइन शेयर फोर्स VU कहलाता है। दूसरा आपको चाहिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब नॉमिनल वर्ड पे नहीं जाना। नॉमिनल मतलब होता है कि मिनिमम शेयर स्ट्रेस, मतलब एक तरह से मिनिमम को कहते हैं कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस फोर्स के वजह से। जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो जो सबसे पहला स्ट्रेस जिस वैल्यू पे कंक्रीट आपका कुछ बिहेवियर दिखाना शुरू करेगा, वहीं से आपका फेलियर शुरू हो जाता है। अब वो लास्ट कहाँ तक दिखा रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं होता है। बीम एक बार फेल हुआ किसी तरीके से तो वो फेल ही होता चला जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला वाला वैल्यू निकालते हैं कि मिनिमम कितना वैल्यू पे आपका फेलियर स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम नॉमिनल होता है। आप इसको एक तरह समझ लीजिए कि शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस कितना आएगा। तो ये क्या, इसको हम लोग कहते हैं टाउ V। टाउ शेयर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, V हो गया शेयर के लिए। तो मतलब शेयर स्ट्रेस है, हम लोग शेयर स्ट्रेस के लिए टाउ हम लोग शेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब V क्योंकि शेयर फोर्स का है इसलिए हम लोग V लिखे हैं। अब ये हम क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस है, तो लोड अपॉन एरिया होगा। तो लोड आपका हो गया शेयर यहाँ पे क्योंकि शेयर की वजह से है, और एरिया हो गया आपका बीम का विड्थ B और इफेक्टिव डेप्थ D। क्योंकि ओवरऑल डेप्थ आपको कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इफेक्टिव डेप्थ में ही सारा कैलकुलेशन करते हैं कि डिज़ाइन में यही हेल्प करेगा। ठीक है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.5 V/BD, बट जनरली हम लोग VU/BD करके याद रखते हैं क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया से ये रिलेट करता है, इसलिए आसान होता है। तीसरा हम लोग करते हैं, याद रखते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ C से। अभी क्या था, शेयर फोर्स आया, शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस आया। अब शेयर स्ट्रेस बीम में आया तो अब बीम उसको रेजिस्ट करना चाहेगा। जहाँ तक रेजिस्ट कर पाएगा वो उसका कैपेसिटी हुआ।
अब वो जो रेजिस्ट कर पाएगा वो दो चीज़ों से रेजिस्ट करता है। जो हम लोगों का ये एक बीम है, ये हम लोगों का एक बीम है, इसमें आपका टोटल ये कंक्रीट है और इसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और साथ में इसको आप टाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से स्टीरअप से। तो ये आरसीसी का जो बीम है ये बना है आपको दो चीज़ों से, एक तो पूरा कंक्रीट से और साथ में उसके स्टील से। तो जब इस पे लोड पड़ेगा, लोड के वजह से जब शेयर फोर्स के वजह से, लोड की वजह से शेयर फोर्स आएगा, शेयर फोर्स से जब आपका शेयर स्ट्रेस आएगा तो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा शेयर स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेस आता है उसको स्ट्रेंथ रेजिस्ट करता है। तो जो स्ट्रेंथ रेजिस्ट करेगा तो ये स्ट्रेंथ दो टाइप से मिलेगा। एक आपको मिलेगा शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू कंक्रीट, अब प्लस एक आपको मिलेगा शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू स्टील। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका जो शेयर स्ट्रेंथ होगा वो इस सेक्शन का मिल जाएगा। तो जब इस पर लोड आया तो ये जो हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट में क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो हम लोग टाइज देख रहे हैं ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेयर को रेजिस्ट करने के लिए। ये बॉटम वाला स्टील आपको पता है कि हम लोग टेंशन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए लगाते थे, और टॉप में जो स्टील लगाते थे ये हम लोग कंप्रेशन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए लगाते थे। सारे स्टील का अपना अपना काम है। तो जब हम लोग का शेयर फोर्स आ रहा है तो हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। शेयर रेनफोर्समेंट हम लोग कहते हैं इसको शेयर रेनफोर्समेंट। अब ये रेनफोर्समेंट कुछ हेल्प करेगा, लेकिन ये निकालने से पहले हम लोगों को ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये कंक्रीट जो हम लोग रेनफोर्समेंट दे रहे थे बॉटम में और टॉप में, और ये कंक्रीट का सेक्शन बना रहे थे, ये कहीं अकेला ही काफ़ी तो नहीं है। अगर अकेला ही काफ़ी है उस स्ट्रेस को लेने के लिए तो हम खामखा में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्यों देंगे? कॉस्ट सेव करना है, डिज़ाइन इंजीनियर है। तो ये चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं कि कंक्रीट कितना ले सकता है। तो ये कहाँ से निकलता है? ये हम लोगों को निकलता है टेबल नंबर 19 से, IS 456 2000। अगर पेज नंबर की बात करें तो ये पेज नंबर आई गेस 73 पे है। ठीक है, इस पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये टेबल में क्या है कि आपको जो आप परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो आप पीटी प्रोवाइड करते हैं, ये वाला, ये जो आप बॉटम में स्टील दिए थे तो इसके लिए आप कुछ एरिया प्रोवाइड किए। उस AST/BD को जब हम लोग AST/BD निकालते हैं तो ये AST/BD क्या निकल करके आता है? परसेंटेज निकल करके आता है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील दिए इसके हिसाब से, और कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको टाउसी का वैल्यू का है एक टेबल बना हुआ है। आपका जो भी आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड है वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप टाउसी का वैल्यू ले आइए। अब ये क्योंकि अब यूनिट पे आते हैं, ये शेयर फोर्स क्या है? किलो न्यूटन में हम लोग जनरली लेके चलते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है तो आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। जिस भी यूनिट में आप लेने वाले हैं इसको भी किलो न्यूटन या न्यूटन लिख देते हैं, जो भी यूनिट ले रहे हैं। अगर आप न्यूटन ले रहे हैं तो प्रीफर किया जाता है कि साथ में mm स्क्वायर ले, स्टैंडर्ड है। किलो न्यूटन ले रहे हैं तो प्रीफर किया जाता है कि साथ में मीटर स्क्वायर ले। कैलकुलेशन के ऊपर है, यूनिट्स के ऊपर है, वो चेंज आपको करना है। हम लोग जनरली ये न्यूटन और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इन दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में उसी हिसाब से स्पेसिंग आता है तो mm में आता है तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आसान होता है। तो जब ये शेयर स्ट्रेस आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में है तो शेयर स्ट्रेंथ भी किस में होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट हुआ। ये स्टोरी क्या हुआ कि अगर आपको एक आया आपका टाउ सी और एक आया आपका टाउ वी, अगर आपका स्ट्रेस आपके स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कंक्रीट अकेला आपको स्ट्रेस नहीं दे पा रहा है पूरा, कुछ एडिशनल हेल्प लगेगा। क्या एडिशनल हेल्प लगेगा? ये वाले जो आपके टाइज थे स्टीरअप्स, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना प्रोवाइड करने का? इसी कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं कि शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना। जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स पढ़ रहे थे तो हम लोग नीचे कितना स्टील लगेगा, ऊपर कितना स्टील लगेगा, ये निकाले थे। अब जब हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, कितना शेयर फोर्स आ रहा है उसके हिसाब से जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तो शेयर रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, तो मतलब है कि ये वाला जो स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप्स कितना लगेगा, ये हम लोगों का निकालना एम है। तो ये हम लोग कब निकालेंगे? जब हम लोगों का स्ट्रेस का वैल्यू ऑब्वियसली स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो कोई फोर्स आ रहा है, तभी तो फेलियर होगा। अगर आपका यही वाला स्ट्रेस जो है ये अगर आपका कम आ जाता है स्ट्रेंथ से, तो इसका मतलब है कि एक जनरल टर्म में आप समझ सकते हैं कि रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
बट क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी के वजह से कि कभी भी कोई सडनली फोर्स का रिवर्सल हो सकता है, ऊपर से लोड पड़ रहा था, हो सकता है सडनली नीचे से लोड पड़ने लग जाए, कभी लोड एक्सेस हो जाए, तो उस वजह से कहीं कोई जनरेट ना हो जाए शियर स्ट्रेस। कोई बिल्डिंग जब बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन के कोई लैब्स की वजह से आपका कोई शियर स्ट्रेस जनरेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट तो एटलीस्ट प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे शियर रिइंफोर्समेंट मतलब जब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया स्ट्रेंथ से तब तो रिइंफोर्समेंट देना ही देना है, लेकिन अगर स्ट्रेस आपका कम हो गया स्ट्रेंथ से तो भी आपको मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट देना है। और एक टर्म और आता है आपका कि अगर आपका स्ट्रेस जो है ये ग्रेटर देन हो गया आपके कंक्रीट के मैक्सिमम स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी से। कंक्रीट का एक नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ था और एक था मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, टाउसी मैक्स बोलेंगे उसको, कि इससे ज़्यादा तो वो ले ही नहीं सकता है, चाहे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो या ना करो, बीम तो वैसे भी टूटेगा क्योंकि कंक्रीट का मैक्सिमम कैपेसिटी पार हो चुका है। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको रीडिज़ाइन, कि मतलब ये जो हम लोग साइज और ये जो हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेंडिंग में हो सकता है वो बीम पास हो रहा हो, लेकिन उसी बीम में जब आप स्टीरअप्स डिसाइड करने के लिए जब आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा, जब आप सिंगली रिइंफोर्स डबली रिइंफोर्स पढ़ के जब आप आगे बढ़िएगा, उसके बाद आपका ये सेक्शन शियर में रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों को कोई एक चीज़ तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, चाहे तो रिइंफोर्समेंट इंक्रीज़ करना होगा, चाहे बीम का साइज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पहले वाले केसेस में पहले ही सेफ है, मान लीजिए ये बीम अगर 3 रिइंफोर्समेंट नीचे और 2 रिइंफोर्समेंट ऊपर में अगर सेफ था तो ये वैसे भी सेफ रहेगा, उस एक्सेस ही तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, 3 के बदले आप 4-5 रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो वैसे भी ये सेफ रहेगा, लेकिन शेयर में भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका नेसेसरी क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही जब आपका कैलकुलेशन में जब ये पार्ट आएगा तो यहीं पे डिसाइड होगा कि आप या तो शेयर इन्फोर्समेंट देने वाले हैं, या तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट देने वाले हैं, या रीडिज़ाइन करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम लोग तीनों टाइप का कैलकुलेशन देखें, तीनों तरह का न्यूमेरिकल करें, ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि हम लोगों का ये पार्ट आता है तो क्या करेंगे, दूसरा पार्ट आता है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। 4th नंबर ये आ जाता है आपका शियर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला। तो शियर इन्फोर्समेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, अच्छा शियर इन्फोर्समेंट कितने टाइप के होते हैं ये पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। शियर इन्फोर्समेंट आपको होते हैं टाइप्स ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। जनरली जो हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, हम लोग एक तो 3 टाइप के होते ही हैं, लेकिन यही तीनों टाइप ही पढ़ेंगे। पहला है आपका वर्टिकल स्टीरअप, दूसरा है इंक्लाइंड स्टीरअप, और तीसरा है आपका बेंट अप बार्स। अब ये तीनों चीज़ क्या होती है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अब सब इससे भी लोगों का फॉर्मूला लिख देते हैं कि जब आप वर्टिकल स्टीरअप यूज़ कीजिएगा तो जब आप स्पेसिंग निकालना चाहिएगा। अब ये स्पेसिंग क्या होता है, ये आपका बीम है, ये टॉप पोर्शन है बीम का, ये बॉटम पोर्शन है। अब हम लोग इसी का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन आपको दिखता है। मतलब इस बीम को जब हम लोग यहाँ से कट करते हैं तो हम लोगों को ये वाला सेक्शन दिखता है जिसमें आपको रेनफोर्समेंट दिखता है। अब ये बीम का आपका टॉप और बॉटम पोर्शन है कंक्रीट का, इसमें आप टॉप में कुछ रेनफोर्समेंट दिए हैं, इसमें बॉटम में रेनफोर्समेंट दिए हैं। अब ये टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट हो चुका था, अब आपको शियर रेनफोर्समेंट देना है। तो आप यहाँ से, जैसे अगर आपका यहाँ कॉलम आ रहा है इस तरह से, ये आपका अगर कॉलम आ रहा है तो आप यहाँ से स्टीरअप्स देना शुरू करते हैं जो इन टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट को टाई करके रखता है। अब ये जब आप वर्टिकल का भी हम आपको डायग्राम बना रहे हैं, इंक्लाइन का फिर डायग्राम दूसरा हो जाएगा, तो हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि आप बीम में इस तरह से रेनफोर्समेंट देखते हैं। तो ये जो हम येलो वाला लाइन बना रहे हैं ये तो हुआ आपका स्टीरअप्स, लेकिन ये स्टीरअप्स के बीच में जो ये गैप है 2 स्टीरअप्स के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिंग, SV। अब ये कितना निकलेगा, तो इसका आपको वर्टिकल वाले के लिए जो फॉर्मूला है वो है 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। अब ये VUS टर्म आया, अब इस VUS को एक्सप्लेन करेंगे। पहले इंक्लाइंड वाले का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है SV इज इक्वल टू 0.87 FY
ASV इंटू डी डिवाइडेड बाई VUS इंटू सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब ये अल्फा क्या होगा कि इसी स्टीरअप को अभी हम लोग अगर इंक्लाइन में प्रोवाइड करें इस तरह से, अभी कंसिडर कर लीजिए कि येलो वाला रेनफोर्समेंट नहीं है, तो हम लोग अगर इस तरह से इंक्लाइन में प्रोवाइड करें तो ये सेंटर तक तो आएगा आपका इंक्लाइन इस तरह से, फिर सेंटर के बाद से इंक्लिनेशन जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। ये कुछ आपका ऐसे चला जाएगा, इक्वल जैसा इधर बनेगा सेम इसका मिरर इमेज जो है वो आपका इधर बनेगा। तो ये जो आप एंगल जो आपका ये हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कहलाता है आपका अल्फा। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा? जनरली 45 डिग्री होता है, लेकिन अगर 45 डिग्री नहीं हुआ तो आपको ये हाइट और विड्थ का कुछ प्रोपोर्शन बता देगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे और ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आपको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वर्टिकल वाले में, तो ये इंक्लाइन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब रहा बेंट अप बार्स। अब बेंट अप बार्स क्या होता है, इस वाले इमेज को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब ये दोनों स्टीरअप्स हटा देते हैं। अब बेंट अप बार्स होता है कि कई बार आपने देखा होगा बीम्स में, जब आप खास करके जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं किताबों में, तो उसमें आपको डायग्राम दिखेगा कि इसी बॉटम रेनफोर्समेंट को, जैसे आपने इस वाले में रेनफोर्समेंट लगाया फॉर एग्जांपल 4 बार, अब 4 बार किसी भी mm का, मान लीजिए 20 mm का आप लगाते हैं, तो 4 स्टील आप बॉटम में डिज़ाइन किए। कहाँ पे डिज़ाइन किए? ये सेंटर पोर्शन पे जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया, ये वाला यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बना। सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर समझे तो आप यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, आप इसके लिए डिज़ाइन किए। अब ये वाला रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकता है 4 का नहीं हो, 2 का हो, 3 का हो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको 1 बार से ही पूरा हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है वैसे वैसे रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है। मगर आप इन जनरल 4 बार क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये नहीं बताते हैं कि ये कितना बड़ा बीम है, कितना लेंथ है, कितना स्पैन है, तो उसमें आपका रेनफोर्समेंट थ्रू आउट में आप 4 ही दिखाते हैं। प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहाँ हाफ के बाद से आप समझ सकते हैं कि रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है। इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी मतलब मेथड को, कि हम लोगों का पता है कि ये रेड वाला बार हम लोगों का अब रिक्वायर्ड आगे नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इतना पोर्शन तक आने के बाद, जो ये बीच का पोर्शन है यहाँ तो 4 बार रिक्वायर्ड था, जहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ से हम लोग इस बार को बेंड करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इस रेड वाले बार के साथ चला देते हैं। अब ऊपर में अगर रेड वाला बार पहले से आ रहा था 2, ये वाला मान लीजिए, तो नीचे से जो 4 बार आ रहा था उसमें से आप ये वाला और ये वाला बार को ऊपर की तरफ बेंड कर दिए। ये दोनों बार जो कॉर्नर वाले हैं ये तो थ्रू आउट आपको इस तरफ चलते रहेंगे, और यहाँ से बार 2 बीच वाले बेंड होकर के ऊपर चले आएंगे, और ऊपर में ये रेनफोर्समेंट सपोर्ट के पास बन जाएगा 4। तो आप एक तरह से यहाँ से अगर सेक्शन काटेंगे तो यहाँ से जो सेक्शन, अगर हम इसका नाम रखें XX, तो इस सेक्शन XX का अगर आपको ड्राइंग बनाए तो इस सेक्शन XX पे जो आपका रेनफोर्समेंट होगा ये होगा ऊपर में 4 बार, नीचे में 2 बार। फिर जब हम सेक्शन इसका नाम दे देते हैं YY, जब हम YY पे कट करेंगे तो ये आपको YY का डायग्राम रहेगा, इसमें हम इरेज कर देते हैं आपको। YY में बॉटम में 4 और टॉप में आपका 2 रेनफोर्समेंट, और ये इस वाले पोर्शन पे अगर हम आपको कट करेंगे तो यहीं पर से क्या हो रहा है, ये चेंज होके ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये सेक्शन X था और ये आपका सेक्शन Y था। तो ये जो बार हम लोग बेंड करके नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ये वाला बार कहलाता है आपका बेंट अप बार्स। अब ये बेंट अप बार्स क्या होता है, ये वही आपके जो आप सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप AST निकालते हैं, ASC निकालते हैं, तो ये टॉप और बॉटम के जो रेनफोर्समेंट है, जिस डायमीटर का आप निकाले थे वही वाला आपका डायमीटर ये हो गया आपका बेंट अप बार्स। तो ये 2 बार आप इस वाले केस में हम लोग अभी एग्जांपल लिए 2 बार का, तो ये 2 बार आप बेंड कर रहे हैं। आपको इसके लिए एक शॉर्टकट समझ जाना चाहिए कि जब भी बेंट अप बार्स की बात होगी तो बेंट अप बार्स में हम लोग 50% रेनफोर्समेंट को कर्टेल करते हैं। 50% रेनफोर्समेंट कर्टेलमेंट, मतलब हम आपको 4 का एग्जांपल दिए थे कि 4 बार अगर यूज़ कर रहे थे तो 2 हम लोग शिफ्ट किए ऊपर की तरफ, 6 बार होता तो 3 करते, 8 बार होता तो 4 करते। इस तरह से हम लोग 50% बार को कर्टेल करते हैं। अब ये 50% बार जो आपका कर्टेल हुआ है, इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। ये शेयर में कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है,
और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है फिर उसके लिए आप वर्टिकल या इंक्लाइंड वाला, जैसे भी हम यहाँ डायग्राम बनाए थे, वो हम लोग साथ में प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल प्रोवाइड किया जा सकता है, ये इंडिविजुअल प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन बेंट अप बार्स को प्रोवाइड करने के लिए या तो इंक्लाइंड के साथ कंबाइंड होगा या फिर ये आपको वर्टिकल के साथ कंबाइंड होगा। किसी एक के साथ कंबाइंड होकर के ही डलेगा। सिर्फ एक बीम में रिक्वायरमेंट अगर नहीं आ रही है और आप सिर्फ बेंट अप बार को ऊपर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर आपका ये शेयर में रेजिस्ट नहीं करेगा। IS कोड कहता है कि बेंट अप बार्स अलोन प्रोवाइड नहीं हो सकते हैं, या तो इंक्लाइंड के साथ आएंगे या वर्टिकल के साथ। तो बेंट अप बार्स का 50% इफेक्ट आप ऐड कर लीजिए। अब रिमेनिंग अगर आपका जितना स्ट्रेस आ रहा था बीम में, उसमें से अगर आपका फॉर एग्जांपल 40% अगर आपका बेंट अप बार्स ले लिए, तो अब आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ये वर्टिकल वाले, अब ये आपको सिर्फ 60% ऑफ द लोड जो शेयर है उसके लिए प्रोवाइड करना है। तो हो सकता है कि उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा कम आएगा। जो पहले आप बहुत क्लोजली स्पेस दे रहे थे, हो सकता है बेंट अप बार्स देने के बाद ये आपको थोड़ा दूर दूर में प्रोवाइड करने से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर रेनफोर्समेंट के टाइप्स का। तो हम लोग जनरली ये दो पढ़ते हैं, और साथ में जब भी एक बेंट अप बार का क्वेश्चन करेंगे तो बेंट अप बार का इफेक्ट को यूज करके फिर हम लोग दोनों में से कोई एक क्वेश्चन के हिसाब से चूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक टाइप जैसे इंक्लाइंड वाला ही प्रोवाइड कीजिए, तो बेंट अप के साथ इंक्लाइंड प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हम लोग आसानी के लिए अपने बेंट अप बार के साथ वर्टिकल वाला प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा अल्फा नहीं निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, याद रहने का चांसेस आपको वर्टिकल वाला ज़्यादा होता है, तो इससे आपको टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी इन जनरल हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। आगे फिर जैसे न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड आएगा वहाँ पे आपको फिर 2-4 फॉर्मूला और जो है ऐड कर देंगे। अब सीधा हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ साइज 300 बाई 600। अब इसमें कहीं पे ये नहीं बता रहा है कि ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है या ओवरऑल डेप्थ है। तो अभी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि ओवरऑल डेप्थ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है 20 mm। अब 20 mm दिया हुआ है तो हम लोग इसको हाफ डाया निकाल सकते हैं, नॉमिनल कवर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी आप देखिए डिज़ाइन नहीं लिखा है, कैलकुलेट लिखा है। तो कैलकुलेट लिखा है इसका मतलब है कि आपको सिर्फ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने पे ध्यान देना है। डिज़ाइन वाला पार्ट जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्लियर कवर इतना ले लो, ये कंडीशन है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन के क्वेश्चन में नहीं लगानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ 300 बाई 600 में से हम लोग इसको डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ मान सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है, हम लोग अभी एज्यूम नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ। फिर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशंस, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसके साथ उसका डेटा हम लोग क्वेश्चन में से उतार लें, क्योंकि उससे सॉल्व करने में फिर डेटा ढूंढना नहीं पड़ता है, आसानी होती है, प्लस मार्क्स स्कोरिंग का चांस जो है वो आपका बढ़ जाता है। क्या क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द बीम दिया है 300 mm। अब कहीं पे कुछ नहीं दिया तो हम इफेक्टिव डेप्थ इसको मान लेते हैं 600 mm। उसके बाद शेयर फोर्स दिया हुआ है। अब शेयर फोर्स में भी कहीं पे नहीं लिखा है कि ये फैक्टर्ड है या नहीं है, तो हम लोग इसको सिर्फ V लिख रहे हैं, अनफैक्टर्ड मान के चल रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख सकता है कि यूज लिमिट स्टेट मेथड, जो कि ऑब्वियस है, हम लोग लिमिट स्टेट से ही पढ़ते हैं, वर्किंग स्टेट से डिज़ाइन होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बीम में रेनफोर्समेंट है AST इज इक्वल टू 425। तो 425 के लिए 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20, एक का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 314.15 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1260.56 mm स्क्वायर। ठीक है, ये AST हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ये हो गया गिवन कंडीशन। अब एक चाहे तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए, अगर आपको इजी के लिए ये डेटा को अगर आपको इसमें दिखाना है, तो ये आपका बीम हो गया। अब इस बीम में आप रेनफोर्समेंट दिखा दीजिए कि बॉटम में है 420, तो यहाँ पे आप 420 बार्स दिखा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बीम का साइज वगैरह दिखा दीजिए। ये आपको दिया हुआ है 300, ये आपको दिया हुआ है 600। अब यही न्यूमेरिकल दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अभी हम इसको इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम किए, आप इसको ओवरऑल डेप्थ भी एज्यूम कर सकते थे। तो ओवरऑल लेते तो 600 यहाँ तक होता, फिर आपको 25 mm का कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, फिर आप इफेक्टिव कवर टोटल एक एज्यूम करते और उसको आप माइनस करते तो इफेक्टिव डेप्थ चेंज हो जाता। वो डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको एज्यूम कर लिए, मेरा एजम्पशन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है। अभी हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि ओवरऑल डेप्थ मान सकते थे इसको 600 mm, तो उस केस में फिर हम लोगों को यहाँ पे कवर एज्यूम करना पड़ता कि एज्यूम
क्लियर कवर ऑफ 25 mm 30 mm जो भी आप कंडीशन के हिसाब से एज्यूम कर लीजिए। तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 25 प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, 20 mm का बार है तो 10 इज इक्वल टू 35 mm। उस हिसाब से फिर आप डी निकालते हैं तो 600 माइनस आपको 600 माइनस आपका 35 हो जाता, तो ये आपको निकल कर के आता है 565 mm। किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए, यही कर लेते हैं हम लोग। अब इसको इफेक्टिव डेप्थ नहीं मानते, इसको ओवरऑल डेप्थ मान लेते हैं, बाकी सारा डेटा निकाल लेते हैं, कहीं से मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। एजम्पशन के ऊपर है क्योंकि क्वेश्चन में डेटा प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ है, हम लोगों को चूज करना था इसीलिए। अब ये हो गया गिवन कंडीशन, ये आप सारा क्वेश्चन देख के समझ गए और आपको ये समझ में आ गया कि वो बोल रहा है डिजाइन द कैलकुलेट द शियर रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो शियर रेनफोर्समेंट आप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो आप टाइज प्रोवाइड करते हैं यही आपका स्टीरअप्स कहलाता है, यही आपका शियर रेनफोर्समेंट होता है। अब वो कह रहा है कि ये शियर रेनफोर्समेंट निकालो, इसका मतलब क्या है कि इसका डायमीटर भी निकालो कि कितना डायमीटर का बार है, और ये भी निकालो स्पेसिंग जो भी हम आपको डायग्राम बना के दिखाए थे पीछे वाले शीट में, ये स्पेसिंग भी निकालो एसवी कि दो बार्स के बीच में, दो स्टीरअप्स के बीच में कितना स्पेसिंग है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहला वाला पार्ट लिखेंगे कि क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था कि इसमें आपको M20 और FE415 था, तो M20 एंड FE415। अब इसके लिए शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना है, तो डायमीटर जो भी आपको एज्यूम करना है, डायमीटर के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला, आप जहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लिख रहे थे वहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए कि मिनिमम डाया ऑफ स्टीरअप्स। तो मिनिमम डाया ऑफ स्टीरअप्स के लिए दो क्राइटेरिया है, पहला कि जो आपका मेन आपका जो डायमीटर है, जो बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिवाइडेड बाई 4 और 6 mm, दोनों में से जो भी आपका ग्रेटर हो। ग्रेटर ऑफ 2। अब 5/4, 5 कितना है आपका 20 mm का, तो 20/4 इज इक्वल टू 5 या फिर 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज्यूम 6 mm 5 स्टीरअप्स। अब क्योंकि जब आप डायमीटर एज्यूम कीजिएगा तो स्पेसिंग निकलेगा उस डायमीटर के हिसाब से, या फिर आप स्पेसिंग एज्यूम कर लीजिएगा तो डायमीटर निकलेगा उस हिसाब से। तो आपको डायमीटर में कम रेंज है, आपको पता है कि आप या तो 6 mm का प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स, या तो 8 mm का प्रोवाइड करेंगे, या हार्डली 10 mm का प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का स्टीरअप आप प्रोवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि बार जितना डायमीटर ज़्यादा होता जाएगा उतना उसको साइड पे रिंग बनाने के लिए जो बेंड करना पड़ेगा, ये जो रिंग इस तरह से आप प्रोवाइड कीजिएगा तो लेबर उसको आपको, जो आपका वर्कर है वो आप साइड पे उसको इस तरह से बेंड करेगा। ये बेंड करने में ज़्यादा डायमीटर के बार को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मैनुअल बेंडिंग होता है, इंडिया में ज़्यादातर जगह मैनुअल बेंडिंग होगा, मशीन्स बहुत कम जगह ही होंगे। तो उस केस में ध्यान रखना पड़ता है कि 6, 8, 10 से ज़्यादा हम लोग चूज़ नहीं करें। रिक्वायरमेंट होगा तो 12 तक जाएंगे, बट 12 के ऊपर हम यहाँ पे एक स्टार लगा देते हैं कि एक्सेप्शनल केस में। न्यूमेरिकल में कोशिश करना है 10 तक रहना है आपको, नहीं हो पा रहा है, अब क्वेश्चन वैसा डिफिकल्ट है तो 12 mm भी लेना है। तो SSC JEE के मेंस में 12 mm के लिए भी आपको आ सकता है अटेम्प्ट, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में 6, 8, 10 हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो क्योंकि 6 mm का बार अब ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग अक्सर यहाँ पे एज्यूम करते हैं 8 mm 5 बार्स, क्योंकि अब हम लोगों का मिनिमम तो पता है कि 5 और 6 में से कुछ ज़्यादा लेना है, तो हम लोग 6 भी ले सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे 8 mm एज्यूम किए। अब 8 mm के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन रहेगा। तो अब हमको फॉर्मूला पता है स्पेसिंग का, स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.87 FY ASV। अच्छा, यहाँ पे एक और एजम्पशन लेना होगा कि एज्यूमिंग, इसको इरेज करते हैं अभी, एज्यूमिंग वर्टिकल स्टीरअप्स, क्योंकि ये बताना पड़ेगा ना कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला तो हम आपको बताए थे कि आपके हाथ में है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि कौन सा स्टीरअप यूज़ करना है, बस शियर इन्फोर्समेंट निकालना है। लिख देता कि कैलकुलेट द वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट, तो फिक्स हो जाता कि वर्टिकल का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको अगर मन इंक्लाइन करने का तो आप एक बीटा अल्फा एज्यूम कर लीजिए अपने हिसाब से स्लोप, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हम लोग एज्यूमिंग वर्टिकल स्टीरअप्स, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि स्पेसिंग का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS।
अब ये वी यू एस बहुत देर से आ रहा है। अब ये वी यू एस क्या होता है, तो वी यू एस इज इक्वल टू जो आपका डिजाइन शेयर फोर्स आया वी यू, उसमें से हम लोग हटा देंगे कि कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ लिया, टाउ सी बी डी। टाउ सी क्या था, स्ट्रेस का वैल्यू था, मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में था, यूनिट में बात करें तो क्या था, वो जो शेयर स्ट्रेस आ रहा था उसको रेजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेंथ। तो आप इसको एक तरह से स्ट्रेस का यूनिट समझिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको जब आप एमएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट क्या बचेगा, न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स है। इसका मतलब कौन सा फोर्स है, शेयर फोर्स है, क्योंकि वो शेयर को रेजिस्ट कर रहा है। ये पूरा सेक्शन इस कंक्रीट के स्ट्रेंथ के साथ शेयर को रेजिस्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वी यू एस इजिकल टू वी यू माइनस वी सी, मतलब कंक्रीट का शेयर स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट शेयर कितना आ रहा था, जो हम लोगों का कैलकुलेशन में आएगा, उसमें से हम लोग कंक्रीट का हटा देंगे। अगर ये बराबर आ गया, जितना रिक्वायर्ड है उतना कंक्रीट में है, तो रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम लोग मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। अब शेयर फोर्स हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, वी यू जो है वो हम लोगों को गिवन है कि वो 200 इंटू 1.5, क्योंकि 200 दिया था तो हम लोग उसको वर्किंग लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को आ गया ये 300 किलो न्यूटन। अब हम लोगों को ये टाउ सी बी डी चेक कर लेना है कि कितना हो रहा है। अगर ये 300 से कम है तो रिमेनिंग कुछ शेयर फोर्स रह रहा है, जो रिमेनिंग शेयर फोर्स है उसके लिए शेयर एनफोर्समेंट आएगा। ये जो वी यू एस है ये वही वाला रिमेनिंग शेयर फोर्स है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को हटाने के बाद, क्योंकि ये कैलकुलेशन किसका है, रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग है। रेनफोर्समेंट की बात कब आई, जब आपका कंक्रीट फेल हो गया कि अब हमसे शेयर नहीं लिया जाएगा, एडिशनल हेल्प चाहिए, तो एडिशनल हेल्प रेनफोर्समेंट करेगा। तो कितना रिमेनिंग स्ट्रेस के लिए, कुछ तो स्ट्रेस ले लिया ना कंक्रीट, अब जो रिमेनिंग रह गया उसके लिए कितना चाहिए, तो ये शेयर फोर्स निकालना तो पड़ेगा ना। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 200 का, पूरा 200 के लिए रेनफोर्समेंट थोड़ी देना है। M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो कुछ तो स्ट्रेंथ ले रहा होगा शेयर में, वो हम लोग माइनस कर रहे हैं ये वाला पोर्शन। तो आप इसको कह सकते हैं वी यू एस इजिकल टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी, ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था, इसलिए वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, न्यूमेरिकल में अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वी यू आपको गिवन है, टाउ सी अब आपको रिमेनिंग निकालना है, बी और डी आपको गिवन है। अब ये टाउ सी कैसे आएगा, ये आएगा टेबल नंबर 19 से। अब टेबल नंबर 19 अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। टेबल नंबर 19 में आप देखेंगे कि आपको अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से M15, 20, 25, 30 सबके हिसाब से कॉलम्स में और रोज में अगर आप देखेंगे तो AST/BD लिखा हुआ है। तो AST/BD क्या होता है, परसेंटेज। तो जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वाले केस में 420 का रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 420 का रेनफोर्समेंट का AST तो आप निकाल लिए 1260.58 कुछ ऐसा आप निकाल लिए AST। अब उस AST के को आप क्या कीजिए, PT में कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में, और उस परसेंटेज के हिसाब से फिर आप देखिए कि वो परसेंटेज अगर आपके टेबल में डायरेक्टली मिलता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे और अपना वाला जो वैल्यू हम लोगों का टाउ सी होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वापस यहाँ आते हैं और हम लोग पहले PT कैलकुलेट कर लेते हैं। अब PT हम लोगों का क्या होगा, PT इज इक्वल टू AST/BD इंटू 100। अब ये AST/BD, AST कितना आया था हम लोगों का 1260.56, तो 1260.56 डिवाइडेड बाई 300 और D हम लोग कितना ले लिए थे 565। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को PT निकल करके आ जाएगा 0.744। तो 0.74 हम लोग मान लेते हैं कि 0.74% जो है ये हम लोगों का रेनफोर्समेंट का परसेंटेज निकल के आया PT। अब इस 0.74 के हिसाब से अब हम लोग वापस से टेबल देखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन में कौन सा ग्रेड था, M20 था। तो M20 और इस PT के लिए हम लोग ढूंढते हैं कि हम लोगों का टाउ सी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों का परसेंटेज है 0.74 जो कि लाई कर रहा है 0.5 और 0.75 के बीच में, और हम लोगों का ग्रेड है M20। इसका मतलब है कि इसी लाइन में M20 में ही आपका सारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप M20 कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं इस वाले पार्ट A के लिए। अब 0.5 का वैल्यू आपको गिवन है 0.48, 0.75 का वैल्यू गिवन है आपको 0.56। आपको क्या करना है कि 0.48 और 0.56 के बीच में 0.74 के लिए आपका कोई वैल्यू लाई करता है। तो हम लोग ये दोनों को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर PT इज इक्वल टू 0.5%, टाउ सी इज इक्वल टू 0.48 और फॉर PT इज इक्वल टू 0.75%, टाउ सी इज इक्वल टू 0.56 था शायद।
अब आपको निकालना है फॉर पी टी इज इक्वल टू 0.74%। अब ये कैसे निकालेंगे? वी विल यूज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड। अब इंटरपोलेशन के लिए आपको क्या हम लोगों को निकालना है? हम लोगों को निकालना है टाउ सी। अब टाउ सी क्या निकालना है? हायर माइनस लोअर। फॉर्मूला आप अपने हिसाब से जैसे भी याद रख सकते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से ही याद रखते हैं, इजी रहता है। यहाँ भी हायर माइनस लोअर मल्टीप्लाइड बाई, कहाँ से निकालना है? तो हम लोगों को 7.5 से 7.4 जाना है, मेरी मर्जी। हम 0.5 से भी 7.4 जा सकते थे, तो हमको 7.5 से 0.74 जाना है। तो 0.75 माइनस यहाँ पे अब क्या जाना है? 0.74। ठीक है, अब 0.75 से 0.4 जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि 0.56 से 0.48 जा रहा है, तो 0.56 से थोड़ा कम वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि टाउसी जो है इसके लिए कितना था? 75% के लिए 0.56। इसका मतलब है कि 0.56 से ये वैल्यू थोड़ा माइनस होगा। ये जो पूरा टर्म आया है ये रेशियो है, यहाँ से कितना कम जाना है उसका हर स्टेप का, तो ये आपका कुछ इतना परसेंटेज निकल के आया है। अब क्योंकि यहाँ 0.75 हम लोग लिए, तो हम लोग ये वाला वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से वैल्यू रिड्यूस होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि अगर ये वाला पार्ट नहीं लिखते तो यहाँ ऊपर आपके लिए लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 0.48, या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसको 0.74 माइनस 0.48, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू रखना है। तो 0.74 माइनस 0.48 मतलब हम लोग ये वाला जो रिक्वायर्ड वैल्यू था इससे इसको माइनस करते। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 0.74 माइनस 0.5 ये करते, तो हम लोगों का मतलब क्या है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू था कुछ x यहाँ पे, उससे आपका ये और कम ये 48 जो था 0.48, इससे ये वैल्यू बढ़ता। इसका मतलब हम लोग यहाँ यूज़ करते 0.48 प्लस। दोनों फॉर्मूला इंटरपोलेशन का आप अपने कन्वीनियंस से आप जो सा भी चाहेंगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके हम अपना यहाँ पे रिक्वायर्ड जो टाउसी है मेरा वो हम निकाल देते हैं। ये आ रहा है 0.5568। तो 0.56 की राउंड फिगर में लिख लेते हैं, या अगर अभी क्योंकि इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट लिखने के लिए 0.557 ये हम लोगों का टाउसी आया है। अब ये जो टाउसी है इसके वजह से एक टाउसी बी डी आएगा, टाउसी इंटू बी डी, ये एक वैल्यू आएगा जो शेयर फोर्स में से माइनस करेंगे। तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 0.557 इंटू बी था 300 इंटू डी था आपका 565, इसको करेंगे तो ये आ रहा है 94411.5। यूनिट क्या होगा? ये mm इंटू mm स्क्वायर था, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर था। यहाँ यूनिट नहीं लिखे हैं, मार्क्स कट सकता है इसमें। कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE मेंस हो या फिर आपका सेमेस्टर हो, मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। अब ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर, तो ये आंसर आया न्यूटन में। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 94.41 किलो न्यूटन। अब VU कितना था आपका? VU था आपका 300 किलो न्यूटन। 300 में से आपका 94.41 आपका कंक्रीट ले रहा है, तो रिमेनिंग आपको जो रिक्वायर्ड हो रहा है वो कितना रिक्वायर्ड हो रहा है? VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउसी BD। तो ये आ रहा है 300 माइनस 94.41 किलो न्यूटन। ये आंसर आ रहा है आपका 300 माइनस 94.41 इज इक्वल टू 205.59 किलो न्यूटन। इसके लिए आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज्यूमिंग 8 mm स्टीरअप्स, क्योंकि ये अभी आपको कोई एक चीज़ तो आपको पता है ना कि कुछ एक तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो आप डायमीटर ऑफ बार जो है वो आप एज्यूम कर लिए। तो डायमीटर ऑफ बार के हिसाब से अब आपका एरिया ऑफ वर्टिकल जो आप स्टीरअप दे रहे हैं वो कितना आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे ASV। यही वाला वो टर्म है जो उस फॉर्मूला में 0.87 FY में जो ASV आ रहा है, वो ASV क्या है कि जो आप पहले AST आप निकाले हैं, ASC निकाले हैं, वो क्या है कि टॉप और बॉटम में कितना एरिया ऑफ स्टील दे रहे हैं। उसी तरह से स्टीरअप में कितना एरिया ऑफ स्टीरअप दे रहे हैं वो भी कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ समझिए कि लेग क्या होता है। लेग होता है आपका कि अगर ये आपका एक बीम है थोड़ा कम वाइड है, दूसरा एक बीम है
थोड़ा ज़्यादा वाइड है। अब दो तरीके का आप बीम प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग। इस वाले बीम में अगर आपका रेनफोर्समेंट जो है वो बॉटम में रिक्वायर्ड हो रहा है कुछ 3, और इस वाले में फॉर एग्जांपल बॉटम में रिक्वायर्ड हो रहा है 6, तो आपको रेनफोर्समेंट टाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको आपको इस तरह से आप स्टीरअप्स लगाते हैं, चाहे मिनिमम लगाइए चाहे मैक्सिमम लगाइए, स्टीरअप्स आपका ऐसे लगेगा। इससे क्या होता है कि ये तीनों बार कंसिडर किया जाता है कि ये इंटैक्ट रहेगा, एक लोकेशन पे रहेगा इस स्टीरअप्स के साथ टाई होकर के। यहाँ ये सेम केस कई बार वैलिड नहीं हो पाता है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अलग से फिर एक और स्टीरअप्स प्रोवाइड करना पड़ता है जो इस सेंटर बार्स को टाई कर ले, ताकि टोटल ये 6 बार्स में से 3 बार्स इस वाले स्टीरअप्स के साथ टाइट रहेंगे, बाकी रिमेनिंग जो 3 है वो आपको इस बड़े वाले स्टीरअप्स के साथ टाइट रहेंगे। तो ये इसमें अगर आप सही से देखेंगे तो अगर आपका शियर फोर्स कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, ठीक है, या इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, कुछ अगर ऐसा एक्ट कर रहा है इस तरह से, तो आपको ये वाला रेनफोर्समेंट और ये वाला रेनफोर्समेंट ये दोनों मिलकर के उसको रेजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि π/4 इंटू फाई स्क्वायर, ये एरिया स्टीरअप यहाँ का, और सेम यहाँ पे भी π/4 इंटू एरिया ऑफ स्टीरअप का स्क्वायर, सॉरी डायमीटर का स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्टीरअप यहाँ वाला भी। तो आप कह सकते हैं कि इसको आप कहेंगे 2 लेग्ड, मतलब 2 लेग हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंट। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4 लेग्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 लेग हैं जो शियर को रेजिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लेग हैं। तो इस वाले केस में अभी हम बात करें तो हम लोगों का बीम का विड्थ कितना है, 300 में हम लोगों का थंब रूल क्या कहता है कि हम लोग 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में क्या है कि 4 रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो 4 रेनफोर्समेंट भी जब प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्योंकि ये साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 ही है, तो 300 का अगर आप एक स्टीरअप देते हैं तो ये 4 बार एक साथ टाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप एज्यूम कीजिएगा कि आपका यहाँ पे एज्यूमिंग 8 mm 5 स्टीरअप्स, इसके बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे 2 लेग्ड स्टीरअप्स, एज्यूमिंग 8 mm 5 2 लेग्ड स्टीरअप्स। अब यहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्टीरअप जो हो जाएगा वो π/4 इंटू फाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 का एज्यूम किए तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100.53 mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोगों का ASV आ गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टीरअप्स का स्पेसिंग निकाल सकते हैं कि डायमीटर वाला पोर्शन तो हम लोग एज्यूम कर लिए, अब उसके हिसाब से स्टीरअप्स निकाल लेंगे। 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS, सारी चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। 0.87 FY है, अभी इस क्वेश्चन में 415, ASV निकाल लिए 100.53, डेप्थ हम लोग एज्यूम कर लिए हैं 565, डिवाइडेड बाई VUS हम लोगों का कितना आया था 205.59 शायद लिखे थे ना, तो ये इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ये किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किए। ये आपका 0.87 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये mm स्क्वायर में है और D mm में है। तो जब सारे mm और न्यूटन में है तो इसको भी हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक स्पेसिंग निकल करके आएगा, ये कितना होगा 99.74 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेसिंग जो है ये इस फोर्स के हिसाब से 99.74 mm होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि ये आपका बीम है, इस बीम में आप कुछ एज्यूम किए कि 8 mm का हम लोग ये वाला स्टीरअप देंगे। अब वो कहना चाह रहा है कि इस पूरे बीम पे एक फोर्स आ रहा है तो इसके लिए रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड है, 1 मीटर में मान लीजिए एज्यूम करते हैं, ये 1 मीटर है। अगर आपका ये स्पेसिंग मान लीजिए एग्जैक्ट 100 आया तो 100 के हिसाब से इसका मतलब है कि आप इस पूरे 1 मीटर में कितना बार प्रोवाइड करेंगे, 11 बार प्रोवाइड करेंगे। पहला वाले पे तो आप 1 बार प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिंग देंगे 100 का, तो टोटल 11 बार प्रोवाइड होगा। तो ये 11 इंटू 2 लेग को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आएगा जो आपका ये शेयर रेजिस्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये 100 आपका मान लीजिए 99.74 आया, आप इसको क्या कर ले रहे हैं 110 mm एज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा एज्यूम कर लिया आप, ठीक है। तो ज़्यादा का मतलब क्या कि आप ये स्पेसिंग बढ़ाएंगे, स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो हो सकता है 110 mm का यहाँ पे आपका 10 बार ही प्रोवाइड हो सके। अब जितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए था जो आया था उसके हिसाब से जितना रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था टेक्निकली 11,
लेकिन क्योंकि आप स्पेसिंग जितना आया उससे बढ़ा दिए तो ये हो जाएगा 10, कम हो जाएगा, तो बीम शेयर में फेल कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों का एसवी का जो आंसर आता है ये हम लोगों का अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते किसी भी हाल में। तो 99.74 से जब ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे कहाँ आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली या तो 95 mm, या तो राउंड फिगर में बात करें तो 90 mm। आप 99 mm का स्पेसिंग तो नहीं प्रोवाइड करवा सकते ना साइट पे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि रिक्वायर्ड ये आया है तो इससे कम या तो 95 हो या 90 हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड shear reinforcement of 8 mm phi at the rate 90 mm सेंटर टू सेंटर, ताकि वो इस हिसाब से आपका 90 mm के गैप पे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आता है एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट क्या कि कैलकुलेशन जनरली तो कह रहा है कि डिज़ाइन कैलकुलेट करना है आपको, तो आप कैलकुलेट करके बता दिए हैं, लेकिन वो कहा है कैलकुलेट द शियर रेनफोर्समेंट। वो ये नहीं बोला कि सिर्फ स्पेसिंग निकालो या सिर्फ एरिया ऑफ स्टीरअप निकालो, वो बोला कैलकुलेट द शियर रेनफोर्समेंट। तो अब आपको इस शियर रेनफोर्समेंट में कुछ अपर लिमिट भी चेक करना पड़ेगा, लोअर लिमिट भी चेक करना पड़ेगा, जो भी IS कोड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो वो हम लोगों का क्या होगा, अब हम लोगों के लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो कितना होना चाहिए। मतलब अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी आ रहा है तो हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हैं। तो इस मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए दो क्राइटेरिया है इंक्लाइन वाले के लिए कि 0.75 इंटू डी या फिर 300 mm, ठीक है। तो अब 0.75 इंटू डी कितना होगा आपके केस में, 0.75 इंटू 565 423.75 mm ये, या फिर 300 mm। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में से लोअर जो भी होता है, जो भी लोअर वैल्यूज है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो आप मैक्सिमम 300 दे सकते हैं। अभी तो आपको उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो 90 mm में ही काम हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट आता है कि 310 mm का स्पेसिंग दीजिए तो आप 310 नहीं देते, आप बोलते कि नहीं मैक्सिमम लिमिट 300 तक का ही है, तो हम लोग 300 ही प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा देंगे तो IS कोड का ये वाला जो क्लॉज है ये आपका वैलिडेट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका एक चेक हो गया, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं चेक, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि मिनिमम एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट कितना होगा, क्योंकि अभी आप एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 8 mm का कुछ स्पेसिंग पे, तो आपको ये भी तो चेक करना होगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है बीम को उससे भी कम निकल करके आ रहा हो। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है IS कोड के हिसाब से वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ASV minimum by B into SV should be less than equal to 0.4, sorry, should be greater than equal to 0.4 divided by 0.87 FY। अब इस फॉर्मूला में ASV मिनिमम आपको निकालना है, तो ASV मिनिमम आप निकाल लीजिए। BSV शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, बी क्या है आपका 300 इंटू SV अभी आप कितना दे रहे हैं 90 mm इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू FY है 415। इसको कैलकुलेट कीजिए 29.91 mm स्क्वायर। आप ASV कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो आप प्रोवाइड कर रहे थे 100.53 था ना शायद, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड मिनिमम कितना है 29.9। इसका मतलब है कि मिनिमम से तो ज़्यादा हम लोग दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे कम हो जा रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग से भी कम हम लोग दे ही रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइडेड स्पेसिंग इज अंडर लिमिट्स ऑफ IS 456/2000। यहाँ भी सेम हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर AST प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन AST मिनिमम, मिनिमम से ज़्यादा है। देयरफॉर या तो सिर्फ ओके लिख करके भी छोड़ सकते हैं कि देयरफॉर ओके। इसका मतलब है कि आपका चेक भी सही है, और जो हम लोग अभी तक यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम लोगों का एज पर कंडीशंस है। इसलिए ये वाला स्पेसिंग जो है ये आपका फाइनल हो गया 90 mm का, और ये जो आप डायमीटर आप एज्यूम कर रहे थे ये भी आपका फाइनल हो गया 8 mm का। यही है आपका शियर रेनफोर्समेंट। अब चाहे तो आप इसको डायग्राम में बना करके लिख सकते हैं,
यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि डिज़ाइन के क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूरी होता है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन में जो एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम ज़रूरी नहीं होता है, तो आप चाहे तो इस पोर्शन को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बट हम बना देते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं वो देख लेंगे कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। इसका मतलब है कि आगे सिमिलर कंडीशन होगा। अब यहाँ हम लोगों का स्पेसिंग, ये एक बार निकल करके आया है 8 mm का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेसिंग है हम लोगों का, अच्छा इसमें बार भी दिखाना पड़ेगा ना, ये हम लोगों का टॉप का बार है, ये हम लोगों का बॉटम का बार है, और इसमें ये वाला जो हम लोगों का ये इतनी दूर हम लोग टाइज जो है इतना ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपका टाइज आएगा सेम इसी स्पेसिंग पे, इक्वल स्पेसिंग पे चलता रहेगा। स्पेसिंग इक्वल नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको चाहे तो आप स्केल से इक्वल बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि SV, या इस तरह से लिख सकते हैं 90 mm, और सेम इन सारे को आप 90 mm 2-3 को भी दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि 90 mm है। और यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे 8 mm 5, मतलब 8 mm का डायमीटर है और 90 mm के स्पेसिंग पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप दिखा देंगे L, ठीक है, थ्रू आउट रहेगा। आगे अगर आप चाहें तो पूरे यहाँ पे बीम को आप पूरा भी बना सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, साथ में आपका ये डायग्राम हो जाएगा। ये डायग्राम जनरली आपको कहता है कि आप प्रोवाइड कीजिए डिज़ाइन के क्वेश्चन में, बट आपके पास अगर टाइम है या आपको ज़्यादा मार्क्स पूरे अगर लेना है तो आप अपने न्यूमेरिकल के साथ साथ आप ये वाला डायग्राम, जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप वो डायग्राम भी बना देंगे। तो ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, बट क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे। चीज़ें, कहानी अगर समझ में आ जाएगी तो आप स्टेप्स अपने आप याद कर सकते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ कैलकुलेट करना है। हाँ, चेक्स याद रखना पड़ता है कि क्या क्या चेक लगाना है। तो मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया दिमाग में रखिए कि एक मिनिमम चेक करना होगा, एक मैक्सिमम चेक करना होगा। जो भी क्लॉज आपको इसमें से याद आता है IAS कोड का, आप उसमें से चेक लगा दीजिए। अब सेम इसी चीज़ को आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं कि आपको करना है। ये होमवर्क क्या है, मतलब ये एक आपका प्रैक्टिस है कि आप खुद से उसको सॉल्व कीजिए। और अब यहाँ पे M30 ग्रेड हो जाएगा, M30 और FE 500 हो जाएगा। ये कंडीशन आपका ऐड एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इस M30 के हिसाब से आपका टाउसी जो होगा टेबल में, वो दूसरा पार्ट देखना होगा, आपको दूसरा कॉलम देखना होगा, वहाँ के हिसाब से आप टाउसी निकाल के लाएंगे। कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ पे आप 415 लिखते थे वहाँ पे आप FE 500 लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आंसर जो होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाले क्लास में अगर इनकेस आप लोग खुद से कर लेते हैं B वाला पार्ट, तो हम उसको एक ओवरऑल आपको आंसर बता करके आगे बढ़ जाएंगे। या नहीं तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर आए नहीं आए कैलकुलेशन करके अगर दिखाना है तो सेम उस वाले सेकंड वाले पार्ट B को भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। और फिर वहाँ से आपको बता देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या आया, क्या होता है जब हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज कर देते हैं या स्टील का ग्रेड चेंज कर देते हैं और बीम का साइज वैसे ही रहने देते हैं, तो उससे शेयर एनफोर्समेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ें आपको ये A और B सॉल्व करने से समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम आपको अभी तो निकाले थे शेयर इन्फोर्समेंट, अगला वाला डिज़ाइन वाला कर लेंगे, या उसमें अगर वर्टिकल इंक्लाइंड स्टीरअप ले लेंगे वर्टिकल स्टीरअप के बदले। तो इस तरह से भी हम लोग शेयर वाला जो है वो एक क्लास और चलेगा, उसमें हम लोग आपका शेयर इन्फोर्समेंट का टोटल न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्लास हम लोगों का इसी शेयर इन्फोर्समेंट के न्यूमेरिकल का आएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।